नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाती है तो लोग किसको इन्फॉर्म करते हैं? पुलिस को। करना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। लेकिन अगर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया जाए तो बात जरा अलग हो जाती है। जी हां, एटा में ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस वाले पास्को एक्ट में आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन गांव वालों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर सहित करीब 4 से 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या अब खाकी भी सुरक्षित नहीं है क्या? पुलिस पर हमला। पास्को एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। जबरन आरोपी को छुड़ा ले गए लोग। सब इंस्पेक्टर सहित 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? अगर कहीं कोई घटना घटित होती है तो लोग किसके पास जाते हैं? जवाब होगा पुलिस के पास। हम आपको एटा जिले की ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जहां पर पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा? अपराधियों को यहां पर बोलबाला है। एटा में पास्को एक्ट के वांछित आरोपी के घर दबिश देने गई मिरहची थाना पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, फायरिंग भी की। हैरानी की बात है कि आरोपी को भीड़ ने पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। हमला इतना जोरदार था कि हमले में दारोगा सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। चौंकिए मत, ये सच है। एटा में तो अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कहां जाए, किससे गुहार लगाए? ये लोग इतने मनबढ़ कैसे हो गए हैं? पुलिसकर्मी को ही पीट दे रहे हैं। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल मिरहची थाना क्षेत्र के गांव नगला जवाहरी का ये पूरा मामला है। उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने गांव के हरवीर सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 5 सिपाहियों के साथ गांव के रहने वाले छोटे लाल के घर दबिश देने गए थे। आरोपी घर पर था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसी दौरान परिजनों ने शोर मचा दिया और गांव वाले इकट्ठा हो गए और पुलिस वालों पर हमला बोल दिए। थाना मिरहची अंतर्गत ग्राम नंगला जवाहर में दिनांक 7 तारीख को पुलिस की टीम पास्को एक्ट के वांछित व्यक्ति के घर दबिश देने गई थी, जिसमें उसके परिवारजन व अन्य लोग पुलिस पार्टी पे हमलावर हो गए और इसमें 6-7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप है कि ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। आरोपी कौशलेंद्र यादव ने छत से पुलिस की टीम पर तमंचे से फायरिंग किया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। आरोपी को छुड़ाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिसकर्मी वहां से किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकले। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है 10 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद, और उसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इसमें पूर्व से चल रहे वांछित अभियुक्त आज गिरफ्तारी कर संज्ञान परीक्षा में जोड़ दिया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर
जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो सवाल तो बनता है, एक तो पास्को एक्ट का आरोपी, दूसरी तरफ पुलिस पर पथराव करना और फायरिंग करना, ये अपने आप में एक संगीन मामला है। खैर, पुलिस ने कई लोगों को नामजद किया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है और ऐसे मनबड़ों पर कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए एटा से रविकांत शर्मा की रिपोर्ट। साइबर ठगों से सावधान। नोएडा में एक साइबर ठग पकड़ा गया है जो सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है। ये साइबर ठग भारतीय नहीं है, अफ्रीकी मूल का नागरिक है। जहां जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासा किया है। बताया जा रहा है कोरोना काल में ये बेरोजगार हो गया था। बेरोजगार होने के बाद इसने ऑनलाइन ठगी का ऐसा धंधा शुरू किया कि लोगों को वो ठगी का शिकार बनाने लगा। करीब 15 महिलाओं को इसने ठगी का शिकार बनाया है। करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चूना लगाया है। अगर आप किसी अजनबी से फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए बात करते हैं या बात करती हैं तो जरा सावधान, नहीं तो आप दोस्ती के चक्कर में अपने पैसे गंवा बैठेंगे। साइबर ठगों से सावधान, अजनबियों से दोस्ती पड़ेगा महंगा। आईटी इंजीनियर को इंस्टाग्राम पर फंसाया, फर्जी महंगे गिफ्ट और डोनेशन भेजकर फंसाया। कस्टम क्लियरेंस के नाम पर लाखों की ठगी। एक शातिर अफ्रीकी मूल का गिरफ्तार। 15 महिलाओं को फंसाकर 1 करोड़ की ठगी। अगर आप किसी अजनबी से फेसबुक पर बात करते हैं या करती हैं तो सावधान हो जाएं। साइबर ठगी का नहीं तो आप शिकार हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे नोएडा से अफ्रीकी मूल का एक ऐसा शातिर गिरफ्तार किया गया है जो कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। साइबर क्राइम पुलिस टीम की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी बड़ा ही शातिर किस्म का साइबर ठग है। पुलिस की पूछताछ पर इसने बताया कि ये सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है। 2019 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जहां पर मानव बाल अफ्रीकी फूड और रेडीमेड गारमेंट का दिल्ली में व्यापार करने लगा। लेकिन कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान व्यापार बंद हो गया, जिससे उसका इनकम ठप हो गया। कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा। उसी समय एम वनीफो नामक अफ्रीकी शख्स से इसकी दोस्ती हुई, जिसने दोस्ती होने के बाद ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से दोस्ती कर उनके साथ ठगी करने का नया धंधा खोला। मैम, एक विदेशी युवक पकड़ा गया है, किस तरह से ठगी करता था और अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है? मेरे यहाँ एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी 420, 401, 389 और 467 और 471 की और 488 की, जिसमें एक महिला है, हमारी पीड़ित महिला है। तो उनको इंस्टाग्राम पे एक रिक्वेस्ट आई फ्रैंक रेमन के नाम से। तो वो आईटी की मतलब आईटी की उनकी कंपनी है, तो उनको लगा कि शायद मेरा कोई प्रोजेक्ट का व्यक्ति है ये। उसके आधार पर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और फिर धीरे धीरे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप होने के बाद उसने कहा कि आपके एनजीओ के नाम पे आपके बच्चों के खिलौने के रूप में कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ। जिसके बाद कस्टम से एक फ़ोन आता है कि आपका कस्टम क्लियरेंस रह गया है और आपका जीएसटी का है और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो भी सब क्लियरेंस करना है। तो इसके आधार पर उनसे कभी 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख करके ऐसे करके 28 लाख रुपए उनसे ले लिए। साइबर थाना प्रभारी रीता यादव ने बताया कि इनका साइबर अपराधियों का एक संगठित गैंग है
जो भारतीय महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे फ्रेंडशिप करते हैं और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर उनको महंगे गिफ्ट भेजने को बोलकर अपने साथियों के साथ फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर कस्टम ड्यूटी और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण बनाकर महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी करते हैं। इसी प्रकार अब तक करीब 15 महिलाओं के साथ दोस्ती कर लगभग 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की रकम की ठगी की जा चुकी है। तो उसके बाद ये भी कहा बाद में कि जब नहीं पैसा देना मना कर दिया तो उन्होंने कहा मैं आतंकवादी गतिविधियों में फंसा दूंगा। तो डर के मारे और भी पैसे देती रही। इस आधार पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। पंजीकृत होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया। इन्वेस्टिगेशन में जिससे नंबर से हमारा कॉल हुआ था वो नंबर ही बरामद है। वो हमने उसमें जो है एंडी फिरमी व्यक्ति के नाम के जो अफ्रीका का रहने वाला है, आइवरी कोस्ट का, उसको हमने अरेस्ट किया है, जिससे हमें हमारे अपराध में प्रयुक्त मोबाइल, लैपटॉप और सभी डाटा बरामद हुए हैं। इस वारदात के खुलासे से एक बात साफ है, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं और आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ठग पल भर में चट कर जाएंगे। नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए महेंद्र माही की रिपोर्ट। कौशांबी में एक हिस्ट्री शीटर पिता ने अपने बेटे को दौड़ाकर गोली मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया और आरोपी पिता फरार हो गया। 2 दिन पहले इसी घर में मृतक लड़के की बहन की मौत हुई थी। सवाल ये उठता है, आखिरकार एक परिवार में अचानक क्या हो गया? बहन की मौत और पिता ने बेटे को गोली मार दी। हिस्ट्री शीटर पिता ने बेटे को मारी गोली। गोली लगते ही बेटे की मौत। पिता नहीं, हत्यारा। 2 दिन पहले बहन की हुई थी मौत। अब पिता ने बेटे को भी मार डाला। कहां है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? यूपी के कौशांबी में एक हिस्ट्री शीटर पिता ने मामूली विवाद में अपने ही लाइसेंसी बंदूक से बेटे को दौड़ाकर सीने में गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुन परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की बेटी भी सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। चर्चा है कि परिजनों ने बगैर पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 2 दिन के भीतर बहन और भाई की मौत के बाद गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिपरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर साहावपुर निवासी ब्रजेश सिंह उर्फ शेरवानी मेहनत मजदूरी करता था। उसके पिता शिव नारायण सिंह के खिलाफ पिपरी थाना क्षेत्र में 5 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। पुलिस ने उसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया था। गोली लगते ही ब्रजेंद्र जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। गोली मारने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर परिजन भाग कर आए तो देखा ब्रजेंद्र खून से लगभग तड़प रहा था। परिजन आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मोबाइल हेराई गई। एक हमारी लड़की कल खत्म हो गई। लकड़ी काटे गए धुंधुर के रहे है तो मोबाइल की हमारी बेटवा बोला कि गिर गई तो कहाँ मोबाइल दे कि कहाँ गिर गई है। उतने में गाड़ी गुजुआ करें और गाड़ी गुजुआ करे बाद वो कहा चल भोसड़ी के इतने में सब मनी पकड़े लागे। उसके बाद में गोली चला दी। कौन पिता ने इनके चलाए हैं? हाँ, बस मोबाइल की बात को लेकर भी? खाली मोबाइल के और कोई बात नहीं। कल लड़की कैसे खत्म हो गई थी? अब लड़की भाई खत्म हो गई।
काल रहा होई बेरा झगड़ा कैसे हुआ? मोबाइल के जरिए हुए। मोबाइल पूछ रहे तो बोले गिर गया हमसे, खो गया है। हाँ हाँ। और इसलिए बातचीत हुई, माँ थी साथ में, वो जानती है पूरी बात जो हुई। आप वहाँ मौके पर नहीं थी? हम साथ में नहीं थे। ये जो खत्म हुई है ये कौन है आपके? ये हमारे पति हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर लोगों से घटना स्थल के बारे में पूछताछ की गई। आरोपी शिव नारायण सिंह की बेटी की भी सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने बगैर पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बेटे की पिता द्वारा हत्या किए जाने के बाद पुलिस हर एक कड़ी पर जांच कर रही है। देखिए, थाना पिपरी के अंतर्गत सूचना मिली थी 12 बजे के आसपास में, 12 बजे के आसपास में, कि एक ब्रजेश नाम का व्यक्ति, इसकी उम्र करीब 40 साल है, उसको उनके पिता हैं शिवनारायण सिंह पटेल, इनके द्वारा गोली मार दी गई है और जिससे उनको घायल अवस्था में प्रयागराज के लिए रेफर किया गया था और जहाँ पर इलाज के दौरान में उनकी मृत्यु हुई। सर, इसके जो आरोपी है कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं एचएसपी है? देखिए, ये जो शिवनारायण सिंह हैं, ये इनके विरुद्ध थाना पिपरी में करीब 5 मुकदमे पंजीकृत थे और ये मुकदमे सब लास्ट मुकदमा इनके ऊपर में 86 में था। उसी आधार पे इनको पहले थाने से ST भी बनाया गया था, लेकिन 86 के बाद में इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। और इनके पास में एक लाइसेंसी शस्त्र था जो कि इसकी शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट 3/8/2005 में दिया गया था। उसके बाद में इसमें 2012 में वापस किन्हीं कारण से इसकी जांच की जा रही है कि किस वजह से इसको शस्त्र फिर से बहाली किया गया। पुलिस के द्वारा एक बार इनके शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है और फिर किन परिस्थितियों में इसको बहाल किया गया इसकी हम जाँच कर रहे हैं। और बाकी इन्होंने अपने जो डबल बैरल जो बंदूक थी उसी से ये गोली मारी। क्या अभी तक आरोपी गिरफ्तारी हुई है? पुलिस इसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है लगातार। और चूँकि घटना के तुरंत बाद में पहली प्राथमिकता थी कि जो घायल है उसको हॉस्पिटल पहुँचाना था, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। और अभी इसमें जो मारने वाले जो आरोपी व्यक्ति है उनके गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। गांव में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि मृतका के मां का कहना है कि बेटी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी पिता को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए कौशाम्बी से राकेश सोनकर की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।